हेलो एवरीबॉडी। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले अबाउट प्रोटीन एंड ड्रग्स। पहले स्टोरी में हम देखेंगे कि इंडिया में प्रोटीन का क्रेज क्रेजी से बढ़ रहा है एंड लेट्स सी हाउ एफएमसीजी कंपनीज आर कैशिंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड दूसरी स्टोरी है कि अगर टाटा आइवेको ट्रक यूनिट्स को खरीद लेते हैं तो क्या ये डील उनके लिए एक बूस्टर होगा या ये और एक बर्डन होगा जैसे जैगुआर वाला हुआ था। हाय, this is your host Suhani Kataria and let's begin. इंडिया में प्रोटीन का क्रेज इतना क्यों बढ़ रहा है और एफएमसीजी कंपनीज क्यों लगातार प्रोटीन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है? पहले इंडिया का प्रोटीन पैराडॉक्स समझते हैं। आज के टाइम पे इंडिया एक ऐसे हेल्थ कॉन्ट्रडिक्शन का सामना कर रहा है जिसे एक्सपर्ट्स प्रोटीन पैराडॉक्स कह रहे हैं, जहां लोगों को लगता है कि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है लेकिन असल में मेजॉरिटी लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। एक सर्वे के मुताबिक 70% इंडियंस को लगता है कि उनकी डेली प्रोटीन नीड पूरी हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 80% से ज्यादा लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली अपने प्रोटीन इंटेक को ट्रैक कर रहे हैं या जिनको पता है कौन सा फूड एक्चुअली प्रोटीन रिच होता है। ये परसेप्शन और रियलिटी के बीच की गैप एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया है, जहां वो आम फूड आइटम्स को हाई प्रोटीन टैग देके प्रीमियम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, चाहे उसमें असली में ज्यादा प्रोटीन है या ना। अब इंडिया का प्रोटीन मार्केट कितना बड़ा है? तो मार्केट ब्रू की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का प्रोटीन मार्केट 17,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो 2023 के डेटा के मुताबिक है। और अगले 5 साल में ये मार्केट 22 to 25% कैगर से ग्रो करेगा। आज के दिन में मार्केट का बड़ा हिस्सा प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट का है, अप्रोक्सीमेटली 60%। लेकिन अब अर्बन कंज्यूमर्स रेडी टू ईट, टेस्टी और कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्सेस चाहते हैं, जिसे वो अपने रोज के मील्स में आसानी से इंक्लूड कर सके। यानी अब प्रोटीन सिर्फ जिम गोअर्स के लिए नहीं है, हर किसी के डेली डाइट का प्लान बन रहा है। नाउ एफएमसीजी ब्रांड्स का प्रोटीन रश कौन क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं? ऑलमोस्ट हर बड़ी एफएमसीजी कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में प्रोटीन एनरिच्ड वर्जन्स लॉन्च कर दिए हैं, चाहे वो आटा हो, बिस्किट हो, म्यूजली हो या इवन चिप्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स है आईटीसी का आशीर्वाद प्रोटो, व्हिच इज अ प्रोटीन रिच आटा विद वे एंड पल्सेस। अमूल, हालांकि वो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट उसने भी हाई प्रोटीन लस्सी, बटर मिल्क, अमूल कूल और दूध भी इंट्रोड्यूस किया है। नेस्ले का नेस्ट प्लस प्रोटीन बूस्ट इज अ फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल। टाटा का सोलफुल इज अ मिलेट बेस्ड म्यूजली विद एडेड प्रोटीन। एपिगामिया, जो हमने बहुत बार सुना है, वो बनाते हैं हाई प्रोटीन ग्रीक योगर्ट, विच इज अ अर्बन ऑडियंस का फेवरेट है। मैक्स प्रोटीन, जो बार्ज और चिप्स जैसे स्नैक्स को हेल्थ पोजिशनिंग के साथ आता है। एंड देन देयर इज मसल ब्लेज, जो पीनट बटर बनाता है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स एज वेल। अब इन सभी का फोकस एक ही है, अर्बन मिलेनियल्स और जेनजी को टारगेट करना, जो फिट रहना चाहते हैं लेकिन अपनी बिजी लाइफ में इजी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। अब कौन कौन लोग बन गए हैं प्रोटीन क्रेज के ड्राइवर? इस ट्रेंड में मेन ड्राइवर्स है अर्बन मिलेनियल्स हुज एज इज अराउंड 25 to 40 years, जो फिटनेस और न्यूट्रिशन के कंटेंट से एक्टिवली जुड़ चुके हैं। जेनजी, जो इन्फ्लुएंसर्स और जिम कल्चर से हेवीली इंस्पायर्ड है। वर्किंग वुमेन एंड न्यू मॉम्स, जो इजी और न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शंस ढूंढती है। वेजिटेरियंस, जिनके लिए ट्रेडिशनल इंडियन डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन मिलना मुश्किल है। ये ऑडियंस कन्वीनियंस के साथ हेल्थ भी चाहते हैं और इसी गैप को एफएमसीजी ब्रांड्स फिल कर रहे हैं। अब हाई प्रोटीन लिखा तो है, बट क्या ये सच में हेल्दी है? तो हर प्रोडक्ट जिसमें हाई प्रोटीन लिखा होता है जरूरी नहीं है वो एक्चुअल में सफिशिएंट या अब्सॉर्बेबल प्रोटीन दे रहा हो। इंडिया में अभी तक हाई प्रोटीन लेबल के लिए कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, जिसका मतलब यह है कि ब्रांड्स सिर्फ 2 से 3 ग्राम प्रोटीन ऐड करके भी प्रोटीन को प्रोटीन रिच कहते हैं। ऊपर से कई बार प्रोटीन का सोर्स भी प्रॉब्लमैटिक होता है, जैसे चीप सोया आइसोलेट्स या फिलर्स, जो बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब नहीं होते। इसका मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो लेकिन सिर्फ टैग के लिए, रियल न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। इंडिया में प्रोटीन इंटेक को लेकर अलग चैलेंजेस है, जैसे इंडियन डाइट प्रीडोमिनेंटली कार्ब हेवी होता है, रोटी, चावल, पराठा, सब्जी एटसेट्रा, जिनमें से दाल एक प्राइमरी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है, लेकिन वो भी क्वांटिटी के हिसाब से काफी नहीं होता है। दूसरी तरफ
हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस जैसे एग्स, पनीर, चिकन, वे पाउडर या प्रोटीन रिच ग्रेन्स काफी लोगों के लिए एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए। ऊपर से मिथ्स भी वाइड स्प्रेड है, जैसे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, ज्यादा प्रोटीन किडनी को खराब करता है, प्रोटीन लेने से फैट बढ़ता है। ये सब चीजें मिलकर लोगों को प्रोटीन रिच फूड से दूर करती है, जबकि उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब आगे क्या होगा एंड प्रोटीन का मार्केट का फ्यूचर क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में इंडिया का प्रोटीन मार्केट और ज्यादा मैच्योर होगा। कुछ की ट्रेंड्स होंगे, जैसे फंक्शनल फूड का बूम हो सकता है जिसमें टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों हो, अफोर्डेबल एंड बायो अवेलेबल प्रोटीन स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन जहां प्रोटीन इंटेक आपकी एज, फिटनेस लेवल और गोल के हिसाब से होगा। देन प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोल्यूशन जैसे पी, चिकपी, मूंग प्रोटीन पे भी फोकस होगा। जो ब्रांड्स रिजल्ट देंगे बिना अननेसेसरी प्राइसिंग का, वही लोग लॉन्ग टर्म में जीतेंगे। ये सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड नहीं है, ये कल्चरल शिफ्ट है। इंडिया में प्रोटीन ऑब्सेशन सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिटनेस फैड नहीं है, ये एक डीप कल्चरल और इकोनॉमिक शिफ्ट है। अवेयरनेस तो बढ़ रही है, जिम कल्चर ग्रो हो रहा है और लोग अपने फूड चॉइसेस को रीडिफाइन कर रहे हैं। एफएमसीजी कंपनीज ने इसी वेव को पहचान लिया है और वो अग्रेसिवली नया प्रोडक्ट लॉन्च करी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स को स्मार्ट बनना होगा और ये समझना होगा कि हर हाई प्रोटीन लेवल का मतलब एक्चुअल में हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं होता है। अब आज की दूसरी न्यूज, टाटा मोटर्स अगर आईवीको ट्रक्स यूनिट को खरीद लेता है तो ये डील उसके लिए एक बूस्टर होगा या एक और बर्डन होगा जैसे जेएलआर। अब डील क्या है? तो टाटा मोटर्स ने इटली के एग्नेली फैमिली से कांटेक्ट किया है, जो आईवीको ग्रुप में कंट्रोलिंग स्टेक रखते हैं, ताकि वो उनके ट्रक बिजनेस अक्वायर कर सके। ये डील डिफेंस यूनिट को एक्सक्लूड करती है, जो अलग से 2025 तक स्पिन ऑफ होने वाली है। अब एक्सॉर विच इज अग्नेली फैमिली की होल्डिंग कंपनी के पास आईवीको का 27.1% का इक्विटी है और 43.1% का वोटिंग राइट्स है। आईवीको का करंट मार्केट वैल्यूएशन है अप्रॉक्स 4.2 बिलियन यूरोस के आसपास। अब इनका प्रो है कि वो ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल मार्केट में डायरेक्ट एंट्री। अगर ये डील होता है तो टाटा मोटर्स को यूरोप में 250 बिलियन यूरोस के कमर्शियल व्हीकल मार्केट में डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। इंडिया और एशिया में टाटा ऑलरेडी लीडर है, लेकिन यूरोप के डेवलप मार्केट में ये एक सॉलिड फुटहोल्ड बनेगा। आईवीको के पास ऑलरेडी एडवांस्ड इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन ट्रक टेक्नोलॉजीज है, R&D सेंटर्स है यूरोप में, 36 से ज्यादा एम्प्लॉयज है और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। टाटा अपने कॉस्ट एफिशिएंसी मॉडल से आईवीको के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने इंडिया में किया था। अब मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जी एंड मार्केट एक्सपेंशन को देखते हैं। टाटा मोटर्स इंडिया, साउथ एशिया एंड अफ्रीका में ऑलरेडी प्रेजेंस बना चुका है। अगर आईवीको के यूरोप और लैटिन बेस्ड प्लांट्स को इंटीग्रेट किया जाए तो ये एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड ट्रक प्रोडक्शन इकोसिस्टम बन सकता है। और टाटा के पास एक्सपर्टीज है, जैसे लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्शन का, जो यूरोप जैसे कॉस्ट हैवी मार्केट में काफी काम आ सकता है। नाउ द चैलेंज इज दैट देयर आर गोल्डन पावर रूल्स एंड इंटीग्रेशन रिस्क। इटली के पास एक स्पेशल वेटो लॉ है व्हिच इज कॉल्ड एज द गोल्डन पावर, जिसका यूज फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के फॉरेन एक्विजिशंस को ब्लॉक करने के लिए होता है। 2021 में उन्होंने चाइना के FAW को भी आईवीको डील से रोक दिया था। तो अगर इटली को लगा कि टाटा के थ्रू सेंसिटिव टेक्नोलॉजी या जॉब्स शिफ्ट हो सकता है, तो वो इस डील को रोक भी सकते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि इंटीग्रेशन रिस्क। जेएलआर के केस में टाटा ने टेक्नोलॉजी तो हासिल की है, लेकिन कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना अब तक एक स्ट्रगल रहा है। आईवीको का भी कल्चर और मार्केट डिफरेंट है और यूरोपियन यूनियंस भी स्ट्रांग है। नाउ मार्केट इम्पैक्ट एंड फाइनेंशियल एंगल से देखते हैं इस डील को। आईवीको अपना डिफेंस यूनिट विच इज आइडियली अलग कर रहा है, जिसका वैल्यूएशन अप्रॉक्स 1.9 बिलियन यूरोस तक हो सकता है। ये सेपरेशन टाटा के लिए काम आसान करेगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हर्टल्स हट जाएंगे। अगर टाटा स्ट्रेटेजिक विजन के साथ आगे बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स को ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव लग सकता है, स्पेशली अगर इलेक्ट्रिफिकेशन और R&D को स्केल किया गया तो। नाउ इज दिस अ स्ट्रेटेजिक फिट या जेएलआर जैसा नया कुछ होने वाला है? जेएलआर की तरह ये भी एक ग्लोबल एक्विजिशन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आईवीको के एक कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है
और टाटा मोटर्स का कोर कॉम्पिटेंसी भी वही है। टाटा ऑलरेडी इस प्राइमा, योद्धा जैसे सीरीज में लीडर है। आइवेको के एडिशन से उन्हें इलेक्ट्रिक ट्रक्स, हेवी कमर्शियल सेगमेंट एंड यूरोप बेस्ड ब्रांडिंग एडवांटेज दे सकता है। अगर एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस होता है तो ये डील टाटा के स्टील बिजनेस को टेस्ला रिच टेक एंड वोल्वो लेवल स्केल तक ले जा सकता है। सो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? इज दिस अ बूस्टर और विल दिस बी अ बर्डन? तो प्रोपेल करने वाले फैक्टर्स जैसे यूरोप में डायरेक्ट एंट्री और इलेक्ट्रिक ट्रक का एक्सेस मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन सिनर्जी बन सकती है, एंड टाटा की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और स्केल का भी फायदा है इस डील में। लेकिन अगर ये रिस्क नीचे जाती है तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, जैसे इटली का रेगुलेटरी रेजिस्टेंस विच इज द गोल्डन पावर रूल, इंटीग्रेशन एंड कल्चरल मिसमैच हो सकता है, एंड कंपेटिटिव रीपोजिशनिंग का हाई कॉस्ट हो सकता है। तो अगर टाटा ने इस डील को जेएलआर की गलतियों से सीख के चलाया तो ये एक ग्लोबल सीवी डोमिनेशन की तरह पहला स्टेप हो सकता है। अगर नहीं तो ये भी और एक ऑपरेशन हेडेक बन सकता है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एंड बैंडविड्थ। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे Uno Minda acquires eDrive business assets from Frivo in Vietnam. Uno Minda has completed the acquisition of eDrive's business assets in Vietnam from Frivo. The transaction expands Uno Minda's presence in the electric vehicle component sector in the Vietnamese market. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Goodluck India reports 7.8% revenue growth and 23.4% EBITDA jump in the Q1 of FY26. Then we can see कि Dolphin का offshore reports of Q1 results and announces key board appointment. The company reported standalone revenue from operation of 40 lakhs and consolidated revenue of 1,644 lakhs for the quarter. Net profit was around 124 lakhs while the consolidated net profit was 1,130 lakhs. उसके बाद हम देख सकते हैं कि GMDC surges 21% in 5 sessions on rare earth magnet production scheme reports. तो ऐसे ही क्विक न्यूज के लिए आप भी हमारे प्रोडक्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। तो जैसे आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, हम देख सकते हैं कि आज मार्केट ने फिर से एक बेरिश कैंडल बनाया है एंड वी सी दैट लेटर, बट फॉर नाउ लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। आज का जो सबसे बड़ा टॉप लूजर है वो है अदानी पोर्ट्स विच इज डाउन बाय 2.05%। उसके बाद हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स इज डाउन बाय 2.04%, अगेन सेम। बजाज ऑटो इज डाउन बाय 1.7%, रिलायंस इज डाउन बाय 1.11%, जियो फाइनेंस इज डाउन बाय 2.03%, आयशा मोटर्स इज डाउन बाय 2.13%, श्रीराम फाइनेंस इज डाउन बाय 2.36%। सो फिन निफ्टी बैंक्स आज सब PSU बैंक्स खास करके आज उसने ही निफ्टी और सेंसेक्स को नीचे पुल किया है। अगर आज का टॉप गेनर देखते हैं तो वो है इटर्नल विच इज अप बाय 10.34%। इटर्नल ने आज अपर सर्किट भी लगाया था एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स दैट इट हैड गिवन। इट इज द टॉप गेनर फॉर टुडे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ONGC is up by 0.56%, Titan is up by 1.15%, Coal India is up by 0.5%, ICICI Bank is up by 0.53%, Hindustan Unilever is up by 0.6%. So these have been the top gainers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 21 जुलाई 2025 FII ने नेट कैश में सेलिंग किया है ऑफ 1,681 करोड़ एंड DI ने बाइंग किया ऑफ 3,578 crores. If you look at the MTF insights, as of July 18, 2025, the industry MTF book stands at 90,188 crores, जिसमें 6,316 positions add हुए हैं and 5,678 crore positions liquidate हुए। तो net book addition is of 638 crores, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोज स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, TCS एंड Mazgaon Dock Shipbuilders। उसके बाद आज के अगर टॉप 5 डिलीवरीज देखते हैं तो वो है TCS, भारती एयरटेल, HCL टेक, कोटक बैंक एंड सिप्ला, विच रेंज फ्रॉम 78% to 68%। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक बेरिश कैंडल बना है बहुत बड़ा। अगेन दिस इज ओनली ड्यू टू द अनसर्टेनिटी विद द US इंडिया ट्रेड डील जो 1 अगस्त को होने वाला है। जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी ओपन अराउंड 25,166, made a high of 25,182,
made a low of 25,035 and closed around 25,016. आज निफ्टी ने जो उसका 20 EMA है उसको एक हाई उसको टच भी किया, मतलब दैट वाज इट्स हाई. तो निफ्टी का हाई और 20 EMA वाज द सेम टुडे. सो इफ यू लुक एट दैट, सो 20 EMA के नीचे ही बंद हुआ है निफ्टी एंड 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI is at 46. If you look at Sensex is down by 13 points today. It opened around 82,527, made a high of 82,538, made a low of 82,110 and closed around 82,186. आज Sensex का expiry था. So Sensex is also below its 20 EMA and above its 50 EMA और उसका RSI भी है 46. अगर इंडाइसेस में देखते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स, तो निफ्टी, CPSE और फिन निफ्टी दे आर अप बाय वेरी नेग्लिजिबल पॉइंट्स, मतलब 0.2% और 0.01% से ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुए है वो. बाकी सारे इंडाइसेस आज रेड में बंद हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिट जो दिया है वो है निफ्टी PSU बैंक्स ने, विच इज डाउन बाय 1.57%. निफ्टी रियलिटी इज डाउन बाय 1%, फार्मा इज डाउन बाय 1%, ऑटो इज डाउन बाय 0.74% and mid cap is also down by 0.71%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. So what do you think? Will Tata succeed this time or will it get stuck like the GLRD? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.